नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं प्राइम स्पेशल लेकर और करेंगे चर्चा एक ऐसे खबर की जिसको लेकर अभी से यूपी की सियासत में हलचल मचने लगी। और बड़ी खबर दरअसल यह है, लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें यूपी के दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आरएलडी। जहां बड़ी खबर राष्ट्रीय लोक दल की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि आरएलडी कर सकता है 10-12 सीटों पर अपना दावा, उम्मीदवार उतार सकता अपना। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का है मजबूत आधार। गठबंधन के घटक दलों ने हालांकि इस पर चुप्पी साध रखी है। सीट शेयरिंग में गठबंधन में इस वजह से मुश्किलें आ सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको यह दे रहे हैं कि फिलहाल अंदर खाने आरएलडी की ओर से यह तैयारी की जा रही कि प्रदेश के कम से कम और खासतौर से पश्चिमी यूपी के 12 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक मजबूत इस वक्त घटक दल है आरएलडी। और आरएलडी का जो कोर वोटर है, जो वोट बैंक है, जो जाट वोटर्स का जो आधार है, वो करीब करीब आप देखें तो पश्चिमी यूपी के 18 सीटें, 18 से 20 सीटों पर उसका प्रभाव है। और इसमें से 12 सीटों पर विशुद्ध रूप से वो जीत जो है वो जीत में अपना प्रभाव डालते, यानी कि जीत में भूमिका निभाते, यानी कि जाट जिस ओर खाट उसी का, यह कहा जाता पश्चिमी यूपी में। और पश्चिमी यूपी के 12 सीटों पर फिलहाल नजर है आरएलडी की, जयंत चौधरी की। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि जयंत चौधरी और जो उनके तमाम जो सहयोगी हैं अब इस बात को लेकर विचार कर रहे हैं। और आरएलडी के सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि 10 से 12 सीटों पर कम से कम अपनी दावेदारी आरएलडी ठोक सकता है। तो यह एक बड़ी जानकारी है। और इस खबर के बाद से फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहां पेश आ सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि वो हर एक राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम करे, ताकि वो गठबंधन का मुखिया बना रहे। यह सबसे जरूरी होता है। तो अब सवाल यहां पर यह कि आरएलडी दावा तो कर रहा है, लेकिन आरएलडी का दावा किन सीटों पर होगा, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। यह भी हम आपको बताते हैं कि आरएलडी जो दावा आरएलडी को से किया जा रहा है जिन 12 सीटों पर, वो सीटें कौन कौन सी हो सकती है आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें आपको बड़ी बातों के जरिए, उन ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कि कहां कहां पर आरएलडी का दावा हो सकता है। तो देखिए 12 सीटों पर आरएलडी का दावा हो सकता है। मथुरा, कैराना, मुजफ्फरनगर, यहां पर यह दावा हो सकता है। मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, यहां पर भी आरएलडी की नजर है। अमरोहा, फतेहपुर सीकरी और बागपत, यहां पर जाट बहुल इलाका, ये सब जो बता रहे हैं आपको। अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर, यहां पर जाट वोटरों में आरएलडी की जबरदस्त पैठ है। और चौधरी चरण सिंह रहे हो या अजीत सिंह रहे हो और अब जयंत चौधरी, सबका यह मानना है कि, और यह देखा भी गया है कि जाट वोटर्स के बीच में इनकी जो लोकप्रियता है वो शानदार है। और पश्चिमी यूपी तो गढ़ माना जाता है, बहुत ही मजबूत यहां पर आरएलडी है। और आरएलडी की दावेदारी को कोई मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि पता है कि आरएलडी ने दावा अगर कर दिया तो फिर उस दावे को अगर मान ले और अगर वो आरएलडी आपके साथ है तो फिर आपकी जीत पक्की है। और यदि आपने मना किया तो आपका खेल बिगड़ सकता है, आपका खेल खत्म हो सकता है। तो आरएलडी की ये पैठ है। तो आरएलडी वोटरों में आरएलडी जो जाट वोटर्स हैं, वो बेसिकली जाट वोटर्स आप कह लें कि उनके हैं पश्चिमी यूपी में, जो जाटलैंड में बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी पैठ बनी हुई है। और इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में अगर यूपी की बात कर ले तो मायावती बिल्कुल अलग है, तटस्थ है, लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ सपा है और सपा के साथ आरएलडी है। और आरएलडी पश्चिमी यूपी में बहुत मजबूत है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने अगर होंगे तो इंडिया गठबंधन को रखना पड़ेगा, आरएलडी की बातों को तवज्जो देना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है कि आरएलडी ने तैयारी शुरू कर दी है। आरएलडी कम से कम 10 से 12 सीटों पर अपना दावा कर सकती है। और जानकारी तो यह भी कि आने वाले दिनों में जनसभा कराने का भी प्लान है, जनसभा भी कराने का प्लानिंग जो है वो है आरएलडी का। और हमारे सहयोगी आलोक तनेजा का रुख कर लेते हैं, सहारनपुर से वैसे तो है, लेकिन पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ उनकी भी, और पश्चिमी यूपी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आलोक तनेजा। तो आलोक के पास सीधा रुख करते हैं। आलोक, देखिए खबर अब ये आने लगी, क्योंकि देखिए गठबंधन तो अब बन चुका है। ऐसे में पश्चिमी यूपी के ज्यादातर सीटों पर आरएलडी की दावेदारी मजबूत नजर भी आ रही है। और खबर यह भी है कि आरएलडी इस बाबत तैयारी में भी
जुटा हुआ है और आरएलडी की ओर से दावा किया जा सकता है। क्या जानकारी है कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी का दमखम फिलहाल कैसा है और उसके दावेदारी जो उसकी कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है फिलहाल? देखिए पंकज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर छन के आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 से 12 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपने दावेदारी पेश कर सकता है और इंडिया गठबंधन जो है उसमें वो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिम की सीटें हैं, अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक, मुजफ्फरनगर है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, मेरठ है, शामली है, इन बेल्ट पर जाट वोट काफी निर्णायक स्थिति में रहते हैं और जाटों ने अगर राजनीतिक तौर पर किसी को अपना लीडर स्वीकार किया है तो चौधरी चरण सिंह के परिवार को ही लीडर स्वीकार किया है। भले ही चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह आए हो, अजीत सिंह के बाद अब जयंत है, लीडरशिप के नाम पर हाँ लोग जुड़े तो अलग अलग तरीके, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत है, किसान आंदोलन चला, भारी भीड़ में उनके साथ दिल्ली तक उन्होंने कूच किया। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनीतिक विरासत और वोटों का राजनीतिक तरीके से डलना, ये सिर्फ चौधरी चरण सिंह परिवार के पास ही रहा है, जिसमें जयंत चौधरी महत्वपूर्ण है। और अब उन्होंने एक ताल ठोक दी, हालांकि अभी स्पष्ट रूप से ताल नहीं ठोकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से खबर आ रही है कि 10 से 12 सीटों पर जयंत चौधरी अपने दावेदारी पेश करेंगे, उससे जो गठबंधन है उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। वजह यह है कि जिन सीटों पर वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे वो सीटें अधिकतर उनके भी लोग हैं जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, जिनकी इच्छा है, जो इसी वजह से पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे कि एक दिन उनका भी आएगा और वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि स्पष्ट घोषणा अभी नहीं हुई है, जयंत चौधरी जी की तरफ से एक तरीके का कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया, लेकिन सुगबुगाहट बहुत तेज है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन में भी सुगबुगाहट शुरू होगी। जी पंकज, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की ये कोशिश रहती है कि वो खुद को मजबूत करे, अपना एक्सपेंशन करे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े और जीते भी। ये कोशिश तो रहती है हमेशा से। क्या पश्चिमी यूपी में अगर आरएलडी को वो तमाम सीटें मिल जाती है, लेकिन अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है तो भी क्या आरएलडी उस पोजीशन में हो सकता है आपको कि वो उतनी सीटें निकाल पाए जो दावा करा? अगर गठबंधन साथ है और बीजेपी अलग लड़ रही है, एनडीए अलग है, आरएलडी अपने गठबंधन के साथ में और मायावती अलग लड़ रही है, तो भी क्या उस स्थिति में है आरएलडी? देखिए पंकज, खतौली का जो चुनाव है ये पिछले दिनों हुआ था। खतौली के चुनाव में स्पष्ट हो गया था कि आरएलडी, समाजवादी पार्टी मिलकर। और आलोक आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रोहित जी, देखिए अब चर्चाएं तेज हो गई और आपके ताकत को भी अब कहीं ना कहीं अब हम भी आंक रहे हैं, तमाम लोग आंक रहे हैं और मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा चल रही, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी ताक रहे हैं कि अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में आपसे बेहतर जो है वो आपसे बेहतर जो चुनाव कोई नहीं लड़ पाएगा अगर इंडिया गठबंधन की ओर से बात करें, और सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में आरएलडी है भी। तो फिलहाल तैयारी चलनी शुरू हो गई है या फिर बात की बात है वो कि सीट शेयरिंग क्या होगी या दावेदारी पहले होगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जनता के हित में निरंतर काम करता रहा है। आप अगर देखें कि जब हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की बात थी तो माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं गए थे वहां पे, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर लाठियां चलवाने का काम किया था। तो राष्ट्रीय लोकदल ने कभी भी अपनी जनता को अकेले नहीं छोड़ा, उनके मुद्दों को हमेशा उठाती रही, जबकि उस समय राष्ट्रीय लोकदल के पास विधायक और सांसद के नाम पे शून्य था। उसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर जनता के मुद्दों को उठाया। उसके बाद हम न्याय यात्रा लेके आए, जिसके अंदर हमने जो दलित उत्पीड़ित समाज है, जो समाज के अंदर कहीं ना कहीं उपेक्षित था, उसको न्याय दिलवाने के लिए हमने आवाज उठाई और हमने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक यात्रा निकाली जिसमें हम उस समाज को सम्मान दिलाने के लिए हमने संघर्ष किया। और उसके अंदर हमने ये दर्शाने का भी काम किया कि किस तरीके से उस समाज का उत्पीड़न हो रहा है, ताकि आपसी भाईचारे की कहीं ना कहीं नींव रखी जा सके। फिर आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, तो किसान आंदोलन में हमने बड़ी पंचायतें की। किसान आंदोलन में हमने करीब 54 पंचायतें की और किसानों को न्याय दिलाने का काम किया। आज देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो लगभग 1.5 साल चला था, जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई,
उस किसान आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल ने एक अहम भूमिका निभाई। आपको जानकारी होगी जब 26 जनवरी की घटना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आतंकवादी साबित करने के लिए साजिश रची थी, तब 28 जनवरी को चौधरी अजीत सिंह जी ने स्वयं आगे बढ़ के राकेश टिकैत जी को फोन किया और जब राकेश टिकैत जी करीब लगभग टूट चुके थे, उनको हिम्मत बंधवाई और कहा कि हम आपके साथ हैं। अगले दिन सुबह माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं राकेश टिकैत जी के साथ बॉर्डर पे उपस्थित थे और उन्होंने किसानों को हौसला बंधवाने का काम किया और उस आंदोलन को एक नई संजीवनी देने का काम माननीय जयंत चौधरी जी और चौधरी अजीत सिंह जी के द्वारा किया गया। तो उसके बाद आप जब अग्निवीर जी पे आते हैं, तो जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो युवा के लिए एक चाहत है वो है कि अपनी सेना, भारतीय सेना को उसकी सेवा करे और भारतीय बॉर्डरों पे आप सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेशी युवाओं को देखेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। पे जब वो युवा निरंतर संघर्ष कर रहा था, उसके बावजूद जब नौकरियां नहीं निकल रही थी तो राष्ट्रीय लोकदल ने संघर्ष किया और जब भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर एक तरीके से ठेके पे भर्ती सेना के अंदर लेके आई तो राष्ट्रीय लोकदल सामने आया। राष्ट्रीय लोकदल ने विरोध बिल्कुल इसका विरोध किया। ठीक है रोहित जी, इसके बीच आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ रहे जी, आप उन्हीं से सवाल भी कर लेते, जाहिर सी बात है आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आलोक जी, यहां पर रोहित अग्रवाल जी जुड़े हमारे साथ और हम इस बात की चर्चा लगातार करें कि देखिए अब जो है पश्चिमी यूपी में अब इस स्थिति में आरएलडी जरूर यहां पर है कि इंडिया गठबंधन से यदि उसको सीटें मिलती है तो जाहिर सी बात है एक मजबूत जो है टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर पश्चिमी यूपी से वो तमाम सीटें अगर इंडिया गठबंधन से आरएलडी को मिल जाएगी तो आपके लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। देखिए पंकज जी, अब तो खेल शुरू हुआ है। ये इंडिया जो बना है ना, ये देखिएगा 2024 तक आते आते सीटों के बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से बिखर जाएगा। ये लोग अपने अपने दावे जो ठोक रहे हैं, कांग्रेस कितना अकोमोडेट करेगी इनको, ये तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सीट मांगने की कवायद कर रहे हैं। इसी बहाने अपना ऑल इंडिया प्रेजेंस जो ये छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये बनाने की कवायद में लग चुकी हैं। तीसरी मीटिंग इनकी जो बॉम्बे में होने वाली है, उसके पहले ममता बनर्जी जी के, आदरणीय ममता बनर्जी जी के शब्दों में खेला शुरू हो गेलो हो बे, खेला तो चालू हो गया है। अब हम और आप देखते रहिए। इनके विपरीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सशक्त कार्यकर्ताओं से सुसज्जित, डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं से सुसज्जित एनडीए अलायंस खड़ा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारी सीटों की तादाद 350 पार जाएगी और भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी हो जाएगी। चीन और अमेरिका ही फिर हमारे आगे रह पाएगा। ठीक है आलोक जी, तो देखिए अब आलोक जी, लेकिन इसी छोटी मोटी पार्टी की बात आप लगातार कर रहे थे कि छोटी मोटी पार्टियां हैं ये वो करके, लेकिन आप भी आरएलडी को अपने साथ लाने के अभी भरपूर कोशिश में जुटे हुए थे। हालांकि अभी भी आपने साफ तौर पर ना नाम लिया ना कुछ कहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की चिंता आपको भी होगी जरूर तो इस बात पे कि आरएलडी का साथ आ जाए तो आपके लिए बेहतर होता है और आरएलडी वहां पर चुनाव लड़ेगी तो मुश्किल आपकी बढ़ेंगी। रोहित अग्रवाल जी, देखिए बात साफ है कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो है वो तकरार की स्थिति बने रहेगी, ये साफ माना जा रहा है। क्या इस बाबत क्या खुलकर आरएलडी की अपनी ओर से आप कोई पहल करेगी, भाई हम इतनी सीटें आप दे दें ताकि हम उस पर तैयारी शुरू कर दें, या फिर आखिरी वक्त तक इंतजार आपको करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए पंकज जी, मैं आपको अभी पहले के वक्तव्य में पूरी घटनाएं एक एक बता रहा था मैं, और मैंने आपको बताया कि हम जनता के साथ हमारा गठबंधन है और आज जनता की जो समस्याएं हैं उसको मूलभूत समस्याओं को हमने जमीनी स्तर पे उतर के हमने जनता से बात करके हमने सरकार तक पहुंचाने का काम किया।
पर भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो ना तो जनता की आवाज सुनती है, ना विपक्ष की आवाज सुनती है, और ना ही अपने ही नेताओं की आवाज सुनती है। उसका जो नतीजा है वो हमने कल देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जनता ने बंधक बना लिया नोएडा के अंदर, और जनता ने इनके अपशब्दों के विरोध में त्यागी समाज ने इनके प्रदेश अध्यक्ष को 2 घंटे तक निकलने नहीं दिया। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से उसका पूरी तरीके से कटाव हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी जनता के मूलभूत मन को समझ नहीं पा रही। अब आप देखिए, ये 38 दलों के गठबंधन वाले अब हमको बता रहे हैं कि हमारा सीटों को लेके जो बंटवारा होगा उसके अंदर हमारा गठबंधन टूट जाएगा। अरे आप तो बताओ कि जो 38 दलों को लेके आपने एक वो एनडीए बनाया है, उसमें सीट डिवीजन कैसे करोगे जिसमें 26 दल तो। ठीक है रोहित जी, तो आपके सवाल का जवाब आलोक जी देना चाह रहे हैं। यहाँ पर आलोक जी, बिल्कुल ये बात तो साफ है कि आप 26 दलों के इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सवाल तो करते हैं, लेकिन आप अपने 38 दलों के गठबंधन एनडीए को लेकर सवाल क्यों नहीं करते कभी? भाई आपके यहां जब सामंजस्य बन सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकता? इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत होगी वहां पर? दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ अत्यंत महत्वाकांक्षी लोग हैं, डिसिप्लिन में चलने वाले लोग नहीं हैं, परिवारवाद और राजशाही होने वाले लोग हैं। ये मूल कारण है। हमारे यहाँ न परिवारवाद है न राजशाही है सर। पूरा लोकतांत्रिक सर गठबंधन में तो है, आपके गठबंधन के घटक दलों में तो है। देखिए, गठबंधन आज की डेट में पंकज भाई राष्ट्रीय राजनीति में या राज्य की राजनीति में एक नितांत आवश्यक पहलू बन चुका है। इसलिए बड़े छोटे सभी दलों को गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है और वो करते हैं। इसी कवायद में हम भी कर रहे हैं। हर आदमी अपना कुनवा बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल जायज सी बात है, बढ़ाना ही चाहिए। राजनीति में कुनवा बढ़ाने से वोटों में वृद्धि होती है, हम भी उस कवायद में हैं। लेकिन कुछ मुद्दे जो परिवारवाद के वो आपको छोड़ने पड़ेंगे आलोक जी, लेकिन इस बात में। अच्छा, इस बीच हमारे साथ विनय कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। विनय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय कुमार जी, देखिए सवाल अब बहुत सारे शुरू हो चुके हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन बन चुका है। अब जाहिर सी बात, अब सीधे चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, बैठकों का दौर आपका चल चुका है, और इन सबके बीच में सीट शेयरिंग पर भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। पश्चिमी यूपी में एक कहा जा रहा है और आरएलडी चाहती है कि पश्चिमी यूपी की तमाम सीटें उसे मिल जाए। तैयारी हो गई इसकी क्या? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तो जो सीट शेयरिंग का जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बैठ करके तय करता है। उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत जितनी सीटें जिसके हिस्से में आएंगी वो उस पर लड़ेंगे। सर, फार्मूला के साथ साथ एक बात आप लोग भी लगातार कर रहे थे और अखिलेश यादव जी ने साफ कहा था कि जो पार्टी जहां पर मजबूत वहां पर उसके नेतृत्व में चुनाव उस राज्य में। तो पश्चिमी यूपी में तो है आरएलडी मजबूत, बताइए। नहीं, देखिए, जो जहां मजबूत है का कहने का मतलब ये है कि सीट पे जो मजबूत है, जो जीतने लायक है, हाँ, वो वहां पर चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी फार्मूला तय होगा वो सबके सामने, और दोनों लोगों के जो भी गठबंधन में है उनकी सहमति से होगा। कोई विवाद, कोई उफन बट नहीं होने वाला है। तो मतलब पहले से अगर पता चल जाए तो आरएलडी तैयारी तो करे कम से कम। वो पता है उन्हें, आपस में राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके उनको इंडिकेशन हो चुका है, सबको पता है कहाँ कितनी सीटें किसकी है और किसको लड़ना है, वो सभी को पता हो चुका तकरीबन। रोहित जी, देखिए समाजवादी पार्टी भी लगभग आपके साथ है, इसी तरीके से साथ है वो, उसका ये कहना साफ तौर पे समाजवादी पार्टी से विनय जी भी यही कह रहे हैं कि आरएलडी को पता है तो वो तैयारियों में जुटी हुई है। और तो तैयारियां जो आपकी चल रही, तो जनसभाएं कहां हो सकती है आपके आने वाले दिनों में? वो आरएलडी के लिए होगी कि इंडिया गठबंधन के लिए होगी पश्चिमी यूपी वाली जो? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती से तैयारी कर रही है।
क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक संगठन बेस है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, हमें उनको भी वोट दिलवाना है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल अभी एक समरसता अभियान कर रही है, जिसके अंदर हमने 12 सीटों को अभी फिलहाल टारगेट करने का सोचा है, जिसके अंदर मथुरा, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, बागपत, अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर जैसी जो सीटें हैं, ये सब हमारी कहीं ना तो मतलब ये समरसता रैली होगी सर रोहित भाई, या फिर ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा एक तरीके से? नहीं, शक्ति प्रदर्शन जैसी, देखिए जब गठबंधन होता है तब आपस में एक अलग माहौल होता है, इसमें एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन दिखा के कोई गठबंधन संभव नहीं हो सकता है। देखिए शक्ति प्रदर्शन अपने गठबंधन साथी को थोड़ी ना दिखाना है, शक्ति प्रदर्शन तो हमको अपने विरोधी भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम पूरी तरीके से मजबूत हैं और हम चाहते हैं कि जनता की समस्याओं को आप एड्रेस करिए। हम तो कह रहे हैं अभी भी समय है, 9 महीने का समय, भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं को एड्रेस करे, क्योंकि हम आज सत्ता परिवर्तन क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही। अगर वो सरकार सही से काम करे तो हमको क्या चाहिए? हम तो समाज सेवा करने आए हैं। हर राजनीतिक दल की अपेक्षा होती है कहीं ना कहीं कि वो सत्ता में आए, क्योंकि उसको लगता है कि वो बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो तानाशाही रवैया है। ये ना तो जनता के मन की बात सुनते हैं और ना ही अपने स्वयं के नेताओं के मन की बात सुनते हैं। मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि स्वयं के प्रदेश अध्यक्ष अगर बंधक बना लिए जाते हैं जनता द्वारा, तो इनको ये समझना पड़ेगा कि ये जनता से कितना डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। देखिए आलोक जी देखिए सवाल तो वाजिब उठाया यहाँ पर रोहित भाई ने कि मतलब सही सी बात है कि अगर अध्यक्ष जी के साथ अगर ऐसा होता है, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के साथ ऐसा होता है, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी बात ये कि देखिए सपा और आरएलडी तो एकदम एक सुर में बात यहाँ पर कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि देखिए सीट शेयरिंग से पहले कुछ ना कुछ चीज होंगी, लेकिन यहाँ पर तो सुर मिल रहे हैं दोनों के आपस में अभी भी। आलोक जी, डाइनिंग टेबल पर जब खाने की कवायद शुरू होगी तब बताइएगा कि क्या ये साझेदारी वहां भी इंटैक्ट रहेगी। और जो हुआ हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के साथ, समाज में जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं ना, तब कोई कवायद नहीं देखते हैं, भोजन करते हैं। और यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की, जिससे हम अलग हैं कि भारतीय जनता पार्टी भोजन की टेबल पे भी युद्ध देख रही है और राष्ट्रीय लोकदल जनता का हित देख रहा है। और भोजन की टेबल जो आपने नहीं ऐसा नहीं टिफिन पे चर्चा बीजेपी भी करती है सर। 900 रुपए किलो और मिर्चा 250 रुपए किलो। तो यही जो भोजन आपने महंगा किया है, यही आपको, आपके अहंकार को, आपको सत्ता से हटाने का काम। अच्छा ठीक है, पहले आलोक जी बोलते ले अपनी बात को। पहले आलोक जी तो को बोलने तो दीजिए पहले। अब जिस तरीके का वो शब्दावली उन्होंने प्रयोग किया तो वो बीच में बोलना बहुत जरूरी था। मेरा राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता से अनुरोध है कि कृपया आप अपनी टर्न आने पे ही बोले, तभी एक सही डिबेट हो सकता है। आप ये भूल रहे हैं, आपके एरिया में इंक्लूडिंग टिकैत जी के हमने सारी सीटें जीत ली और उसमें जनता के सहयोग से जीती, आगे भी जनता के सहयोग से ही जीते। कोई मुद्दा नहीं रह गया था वहां पर किसानों का, किसानों ने ही वोट किया हमें। वो जानते हैं वो परिस्थिति क्या है, उससे कैसे निपटा जा रहा है। और रही बात जो डाइनिंग टेबल पर मैंने खाने की कही थी, मैंने इशारा किया था किसी चीज की तरफ, वो आप समझ नहीं पाए और आप खाने पे चले गए। वो सीट शेयरिंग के मामले की बात की थी। बिल्कुल थी तो उसी के, लेकिन अब इन्होंने अपने तरीके से लिया। आप वहां मिर्ची टमाटर सब ले आए, जैसे कि कोई भूखे लोग वहां पहुंच गए हैं कि हम जल्दी जल्दी खाओ, चाट रहे हो। पर आम आदमी की समस्या समझो, वो टमाटर नहीं खा पा रहा है, वो धनिया नहीं डाल पा रहा है अपनी सब्जी में। आप तो सत्ता की मलाई चाट रहे हो। आप क्यों आओगे मिर्ची और टमाटर पे? मिर्ची और टमाटर पे तो आम जनता आएगी ना। फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे बीच में बोल रहे हैं क्योंकि आपको जनता का दर्द नहीं दिख रहा है। आप देखिए कल किस तरीके के वीडियो आए हैं, एक सभ्य सोसाइटी में मिडिल क्लास महिलाएं किस तरीके से लाइन में लग के टमाटर खरीद रही हैं। आप क्या पूरी जनता को लाइन में लगा देना चाहते हैं? आप जनता के दुख दर्द को सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं?
आप क्या चाहते हैं? आपका क्या मंच है यहाँ पे कि आप बोलते चले जाओगे और आपको चुनते रहे? ठीक है, ये बहुत जाहिर सी बात है कि चीजें जो है वो अब इसी तरीके से होने वाली है और अब बहुत सारे दावे किए जाएंगे, बहुत सारे बयानबाजियां होंगी, बहुत सारे क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ होगी यहाँ पर इन सब के बीच में, लेकिन समय अपना हो चुका होता है। तो रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया और विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि देखिए अब बारी चुनाव की आने लगी है। चुनाव की बारी इसलिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, अब 9 महीने बमुश्किल अब रह गए हैं और इन सब के बीच में सभी पार्टियों को अपनी तैयारी करनी है। और इन सब के बीच में चूंकि तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय किया जाना है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होते होते कई महीने लग जाएंगे, लिहाजा ऐसे में जो पार्टियां हैं अपने संभावित जो दावेदारी वाली सीटें हैं वहां पर तैयारी तो करने लगी हैं। लेकिन सबके बीच में एक बात यह भी है लगातार कि सीट शेयरिंग में कई बार ऐसा होता है कि एक तकरार सी हर गठबंधन में हमेशा मचती रहती है और देखते हैं तकरार की वजह से ये गठबंधन जो है, दोनों गठबंधन की बात हो रही है, दोनों गठबंधन कहां तक रहते हैं, कहां तक बचते हैं, कहां तक जाते हैं। फिलहाल प्राइम स्पेशल में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।